नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। चमोली के खनसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मेले का आयोजन किया गया है। महाकौतिक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। महाकौतिक में भारी संख्या में स्कूली बच्चे और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। दूध और घी का भी भगवान कृष्ण की धरती मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि जहां दूध और दही अपार मात्रा में यहां पर होता है, इस धरती पर आकर अपने को मैं अत्यंत धन्य महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। सच बताऊं तो बचपन में जब मैं कौतिक में जाता था, कौतिक आज मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ रही है, जब मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ जो विद्यालयों से आए हुए। सच में मुझे बहुत और हर्ष और आनंद दोनों का अनुभव हो रहा है। यह स्थान मां भगवती का स्थान है, इसलिए इसको माई का स्थान बोलते हैं। और जो बाद में माई थान हो गया, यहाँ आयोजित होने वाला ये मेला, ये कृष्ण महोत्सव हमारी संस्कृति का एक प्रमुख मेला है। इस पावन अवसर पर हम सभी के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो समरसता है उसका भी प्रतीक है ये महोत्सव। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश सदियों से हमें धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। भगवान ने महाभारत में भी जो भगवान के मुख से निकली गीता, वो आने वाले समय में किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, कैसे उसको धर्म का पालन करना चाहिए, जो अपने साथ अच्छा नहीं लगता उस प्रकार का बर्ताव किसी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले युगों के लिए अपने मुख से, श्रीमुख से सारे लोगों के लिए एक संदेश दिया। श्रद्धा, आस्था और विश्वास से परिपूर्ण इस पर्व का मानव जीवन में भी हजारों वर्षों से विशेष महत्व रहा है। भगवान श्री कृष्ण का धरा पर अवतरण धर्म, सत्य व न्याय की स्थापना के लिए, अधर्म, अत्याचार, अन्याय व उसको समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भाइयों बहनों, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न अवतारों में जन्म लिया और उसकी रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए उन्होंने जन्म लेकर गीता में भी यही बात कही कि यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में दिए गए उनके जो अमूल्य संदेश हैं वो आज भी हम सबको दिशा देने का काम करते हैं। हम सबके मानव जीवन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, माई स्थान मेला में केवल हमारे धार्मिक महत्व और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी जो समृद्ध ये उत्सव है, क्योंकि इन मेलों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाने का काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह मेला हमारी लोक संस्कृति, कला, संगीत और अनेक परंपराओं को अपने में सजोए हुए है, जो नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का कार्य करता है। इस मेले के माध्यम से हम अपने स्थानीय कलाकारों को भी, कारीगरों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनकी कला और हुनर को भी एक नया मंच मिलता है। हमारे बच्चे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर शानदार कार्यक्रम करते हैं, उनको भी यहाँ पर सीखने का अवसर मिलता है। वो अभिनय करते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे अभी भाई अनिल लोटियाल जी बता रहे थे कि हमारी बहनें गढ़वाली भाषा में रामलीला का यहाँ पर
आयोजन करती हैं, ये अपने आप में हमारी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उन बहनों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से यह मेला हर वर्ष सफलतापूर्वक यहां पर संपन्न होता है। आपकी मेहनत, जैसा पंडित जी के बारे में बताया, अभी नेगी जी के बारे में बताया कि आप सब लोग मेले का संयोजन यहां पर करते हैं। हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, नेगी जी हैं, सारे लोग मिलकर यहां पर, और आप सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। सबके संयोजन से मिलजुल कर ये मेला सफल होता है। आपकी मेहनत और समर्पण के बिना इस प्रकार का कार्य संभव नहीं होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी सदृढ़ बना रहे हैं। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को और अधिक व्यापक और आकर्षक बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। मैं अपनी मातृशक्ति से भी कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, पूरे 13 के 13 जनपदों में जब हमारी महिलाओं के नारी शक्ति बंधन के उत्सव हमने आयोजित किए, वहां पर मैं जिले के प्रमुख केंद्रों पर गया और एक सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें, आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें, जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पादों को बनाया है, एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, या कोई खाने के सामान हो। सत्र के तीसरे और आखिरी दिन भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल पूछा। ममता राकेश ने कहा कि किसानों को फसलों के उत्पादन में बिजली की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब सीएम धामी ने दिया है। बिजली के बिलों में सरचार्ज भी जुड़ के आ रहा है। पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का आ रहा है, तो ये अतिरिक्त भार किसानों पर पड़ने जा रहा है। और जो सब्सिडी जमा कराई गई थी, अगर कनेक्शन लेते हुए 2000 रुपये जमा कराई थी, तो वो 10,000 रुपये सब्सिडी बिल में जुड़ करके आ रही है, तो अतिरिक्त भार हमारे किसान भाइयों पर पड़ रहा है। इस तरह से कैसे उनकी व्यवस्था होगी? तो इस बारे में ना तो किसानों को सही जानकारी आप कह रहे हैं कि उससे उन्हें मदद मिलेगी, तो इसका ना तो प्रचार प्रसार, ना उनके बिल माफ किए गए, ना उन्हें किसी तरह की छूट प्रदान की गई। तो इसमें आपसे निवेदन है कि किसानों को ये जो आप कह रही हैं बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, या बहुत सारी जगह पर मीटर खराब होने की या बिल ज़्यादा आने की जो शिकायतें आती हैं, इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद ये सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और जहां अगर कोई स्पेसिफिक आपके पास ऐसा हो कि जहां पर ये सरचार्ज जुड़कर आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप अलग से दे देंगी, तो उसको हम लोग जो है अलग से जांच कर है। और आपके माध्यम से मैं आपकी और पूरे प्रदेशवासियों की ये जिज्ञासा जो है उसको ज़रूर की जानकारी में देना चाहता हूँ कि ये जो प्रीपेड मीटर हैं, ये एक तो पहले पूरे देश के लिए इसका मैंडेट बनाया गया है, और ये आम उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए, उनको और सुविधा देने के लिए ये प्रीपेड मीटर का जो व्यवस्था लाई गई है, वो जहां आप कह रही हैं कि उनको पहले ही जो है वो हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, मीटर बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलार्म सिस्टम वगैरह सारे होते हैं और उसकी पूरी विधिवत व्यवस्था है। और बहुत कठिन भी है हमारे राज्य में, चूँकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के बहुत हित में है और पूरे देश के हित में ये योजना लाई गई है। और जहाँ तक किसानों की बात है, हमारे जो वित्तीय संसाधन जिस प्रकार से भी जो है हमको अलाउ करेंगे, उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन देहरादून के विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सदन में कृषि बीमा से संबंधित सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से कृषि मंत्री से पूछा कि जिन किसानों को बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दिया और किसानों ने सरकार से जो शिकायत की, उसके बाद सरकार की तरफ से बीमा कंपनी पर क्या कार्रवाई की गई। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के सवालों पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जवाब दिया। माननीय विधायक जी ने जो मूल प्रश्न किया था, वो सेब बागवानी को होने वाली क्षति से संबंधित था।
और माननीय मंत्री जी ने उसके उत्तर में बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में शिकायतें मिली थी और उसके बारे में निर्देश दिए गए। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं इस बात को, केवल प्रश्न के लिए तो प्रश्न नहीं पूछे जाते सदन में। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है एक प्रश्न को पूछने में, प्रश्न पूछने का उद्देश्य समस्याओं का निराकरण, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में शिकायतें मिली, तो जो शिकायतें मिली उन शिकायतों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोई है, कोई मैकेनिज्म सरकार में ऐसा है जो इस बात के लिए मॉनिटर करता हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट करे उनके विरुद्ध हम कौन सी कार्रवाई करें और समयबद्ध रूप से कौन सी कार्रवाई करते हैं? माननीय मुन्ना जी हमारे बहुत ही विद्वान और वरिष्ठ साथी हैं, और मैं पूर्व भी कह चुका हूं, जैसे ही मुझे नौगांव, पुरोला व भटवाड़ी के किसान मुझसे मिले और उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका प्रीमियम वापस किया जा रहा है, यही बात है ना? मैंने तुरंत एसबीआई के स्टेट हेड व अपने विभागीय अधिकारियों को बुलाया और हमने ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि इसका समय सीमा 31 अगस्त तक है, इन लोगों की संख्या 802 है, और जो उन्होंने बताया वो तो बोल दिया मैंने, पर्ची क्या दे रहा हूं, 9/8/2024 को यह बैठक हुई थी और हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये जो 802 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, 31 अगस्त तक इनके क्लेम दे दिए जाएं। और हमने ये भी कहा है कि भविष्य में, क्योंकि ये जो कंपनी है, हमने पूर्व में इसको हटाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन ये कंपनी माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आ गई और उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उससे ये कंपनी चल रही है। लेकिन हम इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और हमारी कोशिश होगी भविष्य में। भराड़ीसैंण में सत्र का आज आखिरी दिन है, जहां आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी सवाल जवाब हुए हैं। वहीं कल पेश हुए अनुपूरक बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कहा, इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने उनसे खास बातचीत की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अनुपूरक बजट पेश हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं सर? ठीक है, जिस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं रहती हैं, नई नई स्कीम्स आती हैं, केंद्र सरकार की स्कीम्स आई है और विभाग जिन्होंने अपनी अपेक्षा की है उसके लिए 5013 करोड़ का हम अनुपूरक लाए हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब हमने 89 + 5 94,000 करोड़ का एक वार्षिक बजट हमारा इस विधानसभा में हमने रखा है उत्तराखंड के लिए। तो विकास की दृष्टि से हमारी सरकार गंभीर रहती है, तो उसी का परिणाम है कि हम लगातार जहां आवश्यकता थी फंड के नाते हम लोग उसमें पूरी कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे प्रदेश का पूरा समग्र विकास हो। उसी दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। सर, विधेयक भी पास हुए हैं कहीं? हमारे यहाँ विधेयक आज बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। संपत्ति क्षति, हमारे यहाँ नगर पालिका, नगर निगम, अनुपूरक, इस प्रकार से खेल विश्वविद्यालय, सभी 8 जो हमारे विधेयक रखे गए आज उन पर विचार होगा, फिर उसके पालन होगा। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से। आज सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हॉर्नबिल टीवी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से बातचीत कर इस बारे में सत्र को लेकर जानकारी ली और जानने की कोशिश की कि इस बार सदन में क्या कुछ खास रहा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सदन के सत्र का तीसरा दिन है, किस तरह से रहने वाला है? 2 दिन का सदन कैसा रहा है? देखिए, सदन ठीक ठाक चला है और सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की बात की है, चाहे उसमें प्रश्नकाल हो, 58 का नियम हो और विधेयक भी पेश हुए हैं। अच्छा डिस्कशन हुआ है। कल आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज हम लोग रिजर्वेशन उनको जो दिया है, उस पर भी धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई
कि जो अपेक्षाएं थीं, जो हम सम्मान अपने आंदोलनकारियों को देना चाहते थे, उस पर कल सदन ने अपनी बात रखी और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। आज भी हम जानते हैं कि प्रश्नकाल तो होगा ही, साथ ही साथ 58 के नियम में भी जो सूचनाएं आती हैं उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी बात होगी, और साथ ही साथ आज बजट भी पेश होने वाला है। तो मुझे लगता है अच्छा सत्र आज फिर अच्छी तरीके से सत्र चलेगा। मैम, कई विधेयक भी रखे गए हैं सदन के पटल। जी, विधेयक भी रखे गए हैं और कल ही रख दिए गए थे। तो अच्छा है, आज चर्चा होगी उन पर। अनुपूरक बजट पर मैम कैसा? अनुपूरक बजट तो कल पेश हो गया है, तो आज उसको हम लोग पास करेंगे। जी, धन्यवाद मैम। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन विपक्ष कानून व्यवस्था, महिला अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस भी सैकड़ों की संख्या में विधानसभा का घेराव करने गैरसैंण पहुंची है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। तो आप देख सकते हैं कि आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्तियां आज गैरसैंण पहुंची, जहां पर उन्होंने विधानसभा का घेराव किया, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें गैरसैंण विधानसभा से पहले ही रोक दिया, जहां पर सड़कों पर ही वो बैठ गए और वहीं पर प्रदर्शन करने लगे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। इस पूरे प्रदर्शन में महिला कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, जो अब आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो महंगाई है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। तो इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज कांग्रेस की महिला विंग गैरसैंण पहुंची, जहां पर भारी संख्या में उन्होंने विधानसभा का कूच करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के द्वारा तमाम महिलाओं को रोक दिया गया। तो देखिए गैरसैंण की तस्वीरें हैं, जहां पर विधानसभा भवन से पहले महिलाओं को भारी पुलिस बल ने रोक लिया। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कहां पर पुलिस ने इन महिलाओं को रोका है और अभी मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? देखिए, लगातार जिस तरह से तीसरा दिन भी सदन का है और ऐसे में लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है महिला कांग्रेस, और साफ तौर पर यह देखा भी गया है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि जिस तरह से महिला अपराध बढ़े हैं उन पर अंकुश किस तरह से लगाया जाए उसको लेकर के ये तमाम जो चीजें हैं जो सरकार का ध्यान है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि महिला अपराध कम हो सके उत्तराखंड को, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड अब पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर है जहां पर महिला अपराध सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में महिला अपराध को कम करने के लिए वो लगातार, अब ये भी देखा जा रहा है कि महिला जो है वो सड़कों पर हैं और वो इस मांग को उठाती हुई नजर आ रही है कि उनकी सुरक्षा उनको प्रदान की जाए। और ऐसे में क्योंकि तमाम व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चाहे वो सदन में हो या फिर सड़कों तक हो, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट भी जारी था। और इन महिलाओं का जो प्रोटेस्ट रहा, जब ये गैरसैंण में विधानसभा भराड़ीसैंण की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने इनको बैरिकेडिंग लगा करके रोका है। हालांकि जो महिलाएं हैं, जो विमेंस है जो कांग्रेस की, वो भी लगातार इस बात को उठाती रही हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए, उनको ना रोका जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोका है सभी को और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है। रवि, ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने जादूगर रोड पर बने नीले पुल की मरम्मत का मुद्दा उठाया। बता दें कि इस नीले पुल पर शुरुआत में वाहनों की आवाजाही होती थी, लेकिन बाद में मरम्मत के अभाव में पुल जर्जर हालत का होता चला गया। ऐसे में पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुल की मरम्मत न कराए जाने पर पुल की हालत भी और जर्जर होती चली गई। अब विधायक ने सदन में पुल की मरम्मत का मुद्दा उठाया। संख्या 12 माननीय इंस्टीट्यूट विभाग का ये पुल है और इरिगेशन की दोनों तरफ आने जाने के लिए ये बनाया गया था। बहुत पुराना पुल है
और ये बात सत्य है कि इस समय पूर्ण रूप से जर्जर हालत में है, खतरनाक स्थिति में है, कोई भी हादसा हो सकता है। इसके लिए हमने पहले भी आवाज उठाई है और आज हम माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, आभारी हैं उनके कि इन्होंने इस मुद्दे को अपने सदन में उठाया है और इस पर आवाज उठाई है और इसकी मरम्मत हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक नेक काम होगा और किसी भी हादसे से बचाव। आज भराड़ीसैंण में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी के संगठन पर्व में पार्टी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसके लिए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में विधायकों के कार्यक्रमों को तय किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 31 तारीख से विधायक बूथ स्तर पर जाएंगे और बैठकें करेंगे। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि 2 चरणों में जो 20 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो संख्या इस बार और ज्यादा होने वाली है। सब चुनाव की चर्चा हुई है। हम बहुत जल्दी प्रोक्षक भेजने वाले हैं। प्रोक्षक कार्यक्रम रायशुमारी के बाद पैनल आएगा, उसका हम एक पब्लिक सर्वे हम करने वाले हैं और जैसे चुनाव घोषित होगा हम अपने प्रत्याशी की घोषणा सर्वोच्च से पहले। पर्व संगठन पर्व में सदस्यता का अभियान हम पूरे प्रदेश के अंदर चला रहे हैं और सदस्यता अच्छी हो, सदस्यता में हर वर्ग के लोग हमसे जुड़ें, इसके जनप्रति का सहयोग आवश्यक होता है। आज हमने माननीय विधायकों के साथ बैठक की है, उनके मंडलों के स्तर की बैठक में कार्यक्रम तय किए, बूथ स्तर पर वो जाएंगे और 31 तारीख को बूथ की बैठक में उनकी सहभागिता बने, दूसरी सारी चर्चा हमने की। आगामी दिनों का कार्यक्रम नगर पालिका के चुनाव है, उसमें विधायकों की भूमिका पर हमने चर्चा की है। तो मैं कह सकता हूँ हमारा सदस्यता जो हमने 20 लाख सदस्य 2 चरणों में पिछली बार बनाए थे, इस बार उससे ज़्यादा संख्या में हम सदस्य उत्तराखंड राज्य में बनाए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।